हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो आपके भले ही आपका कोई सा भी एग्जाम हो लिटरेचर का, यूपीएलडी ग्रेड हो या फिर आपका आपके खुद के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हो या फिर आपका नेट का एग्जाम हो या डी ट्रिपल एस बी या वट एवर, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो आपके लिए, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो उसके आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द स्कारलेट लेटर बाय नथालियन हॉथॉर्न के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके नथालियन हॉथॉर्न है यहाँ पे आपके। तो देखो, ये टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार सोचो, अगर आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने किसी के साथ में मिलकर एक लीगल क्राइम नहीं बल्कि मॉरल क्राइम किया हो और उसका गिल्ट आपके डीएनए में चल रहा हो, तो आप नाम भी चेंज कर लोगे, अपना शहर भी छोड़ दोगे, पर जो अंदर ही अंदर, जो आपके अंदर का कॉन्शियंस है, जो आपके अंदर का जज है, वो चुप नहीं होता है। तो यहीं से शुरू होता है नथालियन हॉथॉर्न का लिटरेचर। कोर्ट रूम से ज्यादा डेंजरस चीज क्या होती है, आप बताइए भाई। जज या कहीं कोर्ट रूम में अगर आपका यहाँ पे कहीं पे कोई लोग आपको जज कर रहे हैं, उससे ज्यादा डेंजरस क्या है? ह्यूमन कॉन्शियंस, आपके अंदर का कॉन्शियंस। और इसी कॉन्शियंस का सबसे फेमस नोवेल है द स्कारलेट लेटर। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नथालियन हॉथॉर्न लिखने के लिए जब इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इन्होंने इसको इसलिए लिखा था क्योंकि उनके पास चुप रहने का ऑप्शन ही नहीं बचा था। उनकी जो राइटिंग्स थी वो कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि अंदर का जो गिल्ड था उसको समझने और कन्फ्रंट करने का एक तरीका बना वो। और इसीलिए जब हम हॉथॉर्न को पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम सिर्फ एक आपके ऑथर नहीं बल्कि एक डिस्टर्ब कॉन्शियंस को पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे आपका। तो हॉथॉर्न जो है यहाँ पे आपके, ये आपके 1864 में सैलम मैसाचुसेट्स में पैदा हुए थे यहाँ पे। और ये जगह कोई नॉर्मल अमेरिकन टाउन नहीं है। सेलम का नाम जुड़ा है सेलम विच ट्रायल से। आपने अगर द वेम्पायर डायरीज या द ओरिजिनल सीरीज देखी है आपने, नेटफ्लिक्स प्राइम पे दोनों पे अवेलेबल है, तो वहां पे सेलम विच हंट ट्रायल्स के बारे में काफी डिस्कशन होता है। तो ये सेलम विच ट्रायल्स आपके कहीं ना कहीं उसी चीज के ऊपर बेस्ड ऑन है, जहां फियर, सुपरस्टिशन और मॉरल हिस्टेरिया के नाम पे लोगों को पब्लिकली शेम और पनिश किया गया था। तो हॉथॉर्न ने बचपन से ही ये देखा है कि सोसाइटी कैसे मोरालिटी को लेबल लगाकर क्रुएलिटी को जस्टिफाई करती है। और ये ऑब्जर्वेशन में उनकी पूरी फिक्शन का कोर बन गया, सेम ऑब्जर्वेशन। इस गिल्ड का एक और लेयर था, और वो था पर्सनल गिल्ड। हॉथॉर्न के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जॉन हॉथॉर्न विच ट्रायल्स के जज थे, तो जिसने कभी अपने एक्शंस पर रिमोर्स नहीं दिखाया। उन्होंने कभी इस चीज पे पछतावा ही नहीं है उन्होंने कि क्या किया उन्होंने। और हॉथॉर्न ने ये जो बर्डन है इसको इनहेरिट किया। भले ही उन्होंने कोई क्राइम खुद ने नहीं किया हो, लेकिन जो उनके परदादा ने किया था उनका गिल्ट उनके अंदर था। और इसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के चलते उन्हें अपना सरनेम हॉथॉर्न से, जो ऐसे नाम था उनका हैथॉर्न, ये उनका सरनेम था यहाँ पे। उन्होंने अपना सरनेम चेंज करके हैथॉर्न से सीधे हॉथॉर्न कर दिया यहाँ पे आपका। ये स्पेलिंग चेंज सिर्फ आपका कॉस्मेटिक नहीं था, बल्कि एक साइलेंट कन्फेशन था। कन्फेशन बोलते ना, साइलेंट कन्फेशन, वो था ये। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं वो उस पास से बिलोंग ही नहीं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो एजुकेशन का बात करें हम यहाँ पे आपका, तो इनको आपका एलिगरी किंग भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत फेमस इन्होंने यहाँ पे काफी सारे आपके एलिगरीज यूज की गई हैं यहाँ पे। एजुकेशन का बात करोगे यहाँ पे आपका, तो इनका एजुकेशन बाउडियन कॉलेज में हुआ था यहाँ पे। तो उनकी दोस्ती इसी कॉलेज के दौरान हेनरी वेट्सवर्थ लॉन्गफेलो के साथ हुई थी, और आपके फ्रैंकलिन पियर्स के साथ में। तो ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी, ये अमेरिकन रेनेसा का फ्यूचर आर्किटेक्ट था। आप कह सकते हो उनका मीटिंग पॉइंट था। पियर्स बाद में यूएस प्रेसिडेंट बने। नाम जानते हो यूएस प्रेसिडेंट का? ये आपके जो है यहाँ पे आ, ये फ्रैंकलिन पियर्स, ये आपके यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लेकिन हॉथॉर्न का जो असली ग्रोथ थी वो कॉलेज के बाद में स्टार्ट हुई, जब उन्होंने दुनिया से खुद को अलग कर लिया। तो कॉलेज के बाद हॉथॉर्न ने लगभग 12 ईयर्स तक खुद को एक सेल्फ इम्पोज आइसोलेशन में रखा। और ये खुद ने चूज किया था उन्होंने, ऐसा नहीं किसी ने इम्पोज किया हो। ना फेम, ना स्टेबिलिटी, ना करियर, सिर्फ राइटिंग, सिर्फ डाउट और इंटेंस इंट्रोस्पेक्शन। अब आज के टाइम में जब हम इंस्टेंट सक्सेस का प्रेशर होता है यहाँ पे हमारे पास में, हॉथॉर्न का ये फेस हमें ये सिखाता है, अगर आप कंपेयर करोगे, कि डेप्थ जल्दी नहीं आती है। उसका साइकोलॉजिकल इनसाइट इसी साइलेंस और लोनलीनेस से निकला था यहाँ पे आपका। करियर वाइज देखोगे तो हॉथॉर्न आपके धीरे धीरे फेमस हुए थे, एकदम से ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला उनको यहाँ पे। उन्होंने काफी वर्क्स लिखे, ट्वाइस टोल्ड टेल्स और मोजेस, और कुछ मॉरल राइटर की तरह उन्होंने अपने आप को एक एस्टेब्लिश किया था। लेकिन जो ये वर्क उन्होंने पब्लिश किया था यहाँ पे आपका,
आपका ये जो वर्क पब्लिश हुआ था यहाँ पे आपका, कहाँ गया ये आपका वर्क, स्कारलेट लेटर, नहीं लिखा हुआ है तो समझ लो। द स्कारलेट लेटर जब उन्होंने पब्लिश किया था 1850 में, तब उन्होंने इसको एक इमॉर्टल टेक्स्ट की तरह बना दिया। इस नोवेल ने बता दिया कि सिन का सबसे बड़ा पनिशमेंट जेल या डेथ नहीं है, बल्कि पब्लिक शेम और इंटरनल गिल्ट होता है। हॉथॉर्न का राइटिंग स्टाइल का सेंट्रल है एलिगरी और सिंबोलिज्म। वो चीजों को डायरेक्ट नहीं बोलते, बल्कि साइंस के साथ में वो यहाँ पे उनको जोड़ते हैं। लेटर्स, कलर्स, फॉरेस्ट, डार्कनेस, सब कुछ मॉरल मीनिंग कैरी करता है उनके वर्क्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हॉथॉर्न क्लियर आंसर्स नहीं देते। उनके वर्ल्ड में राइट और रॉन्ग बहुत ब्लरी है यहाँ पे आपका, क्योंकि रियल लाइफ भी तो ऐसी होती है। आपको आपको खुद को ही तो फिगर आउट करना है क्या सही है क्या गलत है, कोई आपके लिए बताता थोड़ी है यहाँ पे। तो लेगेसी की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो अमेरिकन आपके नथेलियन हॉथॉर्न यहाँ पे आपके अमेरिकन रेनेसा के पिलर माने जाते हैं। उनका साइकोलॉजिकल सीरियसनेस था, उन्होंने उस सीरियसनेस से हरमन वेलविन जैसे राइटर्स को इन्फ्लुएंस मिला और मॉडर्न साइकोलॉजिकल फिक्शन का बेस बना। तो आज जब हम गिल्ट ड्रिवन कैरेक्टर्स या या मॉरली कॉम्प्लेक्स प्रोटैगनिस्ट देखते हैं, तो वो उनकी रूट्स हॉथॉर्न तक जाती है यहाँ पे आपका। तो हॉथॉर्न के लिए सबसे बड़ा जज सोसाइटी नहीं थी, बल्कि इंसान का अपना कॉन्शियंस होता है, और इसी कॉन्शियंस का सबसे पावरफुल लिटरेरी एक्सप्रेशन है द स्कारलेट लेटर। अब यहाँ पे आपका स्कारलेट लेटर को स्टार्ट करेंगे, पर इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखो, बहुत जरूरी क्लैरिटी से स्टार्ट करते हैं, और वो क्या है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करती है। ये जो टाइटल में जो वर्ड है आपका रोमांस है यहाँ पे, उसका मतलब लव स्टोरी बिल्कुल नहीं है। हॉथॉर्न के टाइम में रोमांस का मीनिंग होता था इमेजिनेटिव या सिंबॉलिक या मॉरली लेयर्ड नैरेटिव, जो स्ट्रिक्ट रियलिज्म से थोड़ा सा ऊपर उठकर ट्रुथ को मेटाफोर के थ्रू दिखाया जाता था। तो अगर कोई सोचे कि द स्कारलेट लेटर एक इमोशनल लव ट्रायंगल है, तो वो नोवेल के साथ में इनजस्टिस है। इट इज नॉट अ लव ट्रायंगल। ये नोवेल इमोशन से ज्यादा कॉन्शियंस के बारे में है। इस नोवेल का पब्लिकेशन हुआ था आपका 1850 में यहाँ पे, और ये रिलीज होते ही इंस्टेंट बेस्ट सेलर बन गई। यहां से इस नोवेल के थ्रू इनको मिला था आपका ओवरनाइट सक्सेस, जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये वही मोमेंट था जब हॉथॉर्न फाइनली एक स्ट्रगलिंग राइटर से अमेरिकन लिटरेचर के सेंट्रल फिगर बन गए। आज भी क्रिटिक्स और एग्जाम्स दोनों के लिए स्कारलेट लेटर को हॉथॉर्न का मास्टरपीस और डिफाइनिंग नोवेल कंसिडर किया जाता है। इसी नोवेल के ऊपर उनकी पूरी की पूरी रेप्यूटेशन आपकी टिकी हुई है। अब अगर हम यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर का बात करें, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये 24 चैप्टर्स हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है। और वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है यहाँ पे आपका, द कस्टम हाउस। दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट, और ये आपके एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक फिक्शनल प्रिफेस का काम करता है, द कस्टम हाउस। ये प्रिफेस कोई यूजलेस इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक फ्रेम नैरेटिव की तरह यहाँ पे क्रिएट किया गया है। नरेटर, जो कि एक आपका सर्वेयर भी है यहाँ पे, वो क्लेम करता है कि उसने कस्टम हाउस का जो एटिक है, उसमें एक पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट और एक एम्ब्रॉयडर्ड स्कारलेट लेटर जो ए से है, उसको डिस्कवर किया, और यहीं से नोबल की कहानी पास्ट में आपकी शिफ्ट होती है। मतलब हॉथॉर्न डायरेक्टली स्टोरी नहीं सुना रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं जो मुझे सिर्फ मिला है यहाँ पे, मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। सो दिस टेक्निक मेक्स द नोवेल साइकोलॉजिकली बिलीवेबल। अगर हम यहाँ पे आपका जॉनरे वाइज बात करें कि जॉनरे क्या है इसका, तो ये एक साइकोलॉजिकल रोमांस कंसिडर की जाती है, और डार्क रोमांटिसिज्म के अंडर इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये एलिगरी है, जहां हर मेजर एलिमेंट आपका लेटर है, पनिशमेंट है, साइलेंस, डार्कनेस, ये सब आपके सिंबॉलिक मीनिंग्स को कैरी कर रहे हैं। हॉथॉर्न एक्सटर्नल एक्शन से ज्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करते हैं, यानी डार्क रोमांटिसिज्म की जो आपकी कोर आइडेंटिटी बन गया है। सेटिंग का बात करेंगे यहाँ पे, तो सेटिंग 1640s के बॉस्टन में है, जो उस टाइम प्योरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी का सेंटर था। हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम आपका रफली अराउंड आपका दिया गया है, ये 1642 से 1649 के बीच में। तो ये जो है, ये अर्ली जो आपका कॉलोनियल अमेरिका था, जब रिलीजन और लॉ ऑलमोस्ट एक ही चीज थे, तो तब के बारे में बात की जा रही है। इस सोसाइटी में प्राइवेट सिन का मतलब होता था पब्लिक पनिशमेंट, और इसी हार्श एनवायरनमेंट में हॉथॉर्न अपनी मॉरल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। लेंथ के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो ये लगभग ऑलमोस्ट आपके 200 पेजेस का है ना। बहुत ही ज्यादा बल्कि वगैरह नहीं है ये, लेकिन बिल्कुल लाइट भी नहीं है। ये टेक्स्ट आपका, इट इज शॉर्ट बट डेंस है। हर चैप्टर स्लो पेस में चल रहा है, लेकिन हर सीन आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करता है। इसीलिए फर्स्ट टाइम रीडर्स को लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, पर एक्चुअली अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, तो इसलिए तो लिखा है वहां पे।
तो नरेटिव टेक्निक को अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे तो नरेटिव टेक्निक में आप समझो यहाँ पे कि ये फ्रेम नरेटिव है, जहाँ प्रेजेंट का नरेटिव पास्ट की स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करता है। तो ये डिस्टेंस हॉथॉर्न को अलाउ करता है कि वो जजमेंट भी करे और न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करे। तो रीडर को भी फोर्स मॉरल कंक्लूजन नहीं मिलता यहाँ पे, वो खुद डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है। कोर थीम का बात करोगे यहाँ पे तो इस नोवेल का हार्ट जो है, कोर थीम है, वो है सिन का एनाटॉमी। स्कारलेट लेटर का ए जो सिर्फ अडल्ट्री का साइन नहीं है, बल्कि वो ये बताता है कि सोसाइटी सिन को कैसे लेबल करती है और गिल्ट कैसे इंसान के माइंड के अंदर ग्रो करती है। हॉथॉर्न यहाँ पे ये पूछते हैं कि क्या पब्लिक पनिशमेंट ज्यादा क्रूअल होती है या प्राइवेट गिल्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो द स्कारलेट लेटर ये एक हिस्टोरिकल नोवेल नहीं बल्कि मॉरल साइकोलॉजी का केस स्टडी है, जहां एक लेटर से पूरी सोसाइटी एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड को लेके। तो टू रियली अंडरस्टैंड द स्कारलेट लेटर एक बात आप क्लियर करना जरूरी है कि ये नोवेल सिर्फ हेस्टर प्रिंट की कहानी नहीं है, बल्कि प्योरिटन सोसाइटी का मॉरल एक्सरे है। हॉथॉर्न अगर आप देखोगे तो वो एक ऐसी दुनिया में हमको लेके जाते हैं जहां लॉ, रिलीजन और पर्सनल लाइफ के बीच कोई बाउंड्री नहीं होती है। यहाँ पे आपका देखो, इसको यहाँ पे आप टाइम पीरियड का बात करोगे तो इसका जो सेटिंग है यहाँ पे टाइम पीरियड में है, तो ये 17th सेंचुरी में आपका सेटिंग है। यहाँ पे आपका 1640s का बॉस्टन है, जो उस टाइम प्योरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी का सेंटर था। प्लाईमाउथ सेटलमेंट आपका 1620s में यहाँ पे बताया गया है। ये 1620 में प्लाईमाउथ सेटलमेंट ये रहा, यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है। तो ये प्लाईमाउथ सेटलमेंट के बाद में प्योरिटन्स ने क्या है, न्यू इंग्लैंड में अपना एक थियोक्रेटिक सोसाइटी बना लिया। मतलब चर्च और स्टेट अलग चीजें नहीं थी, जो चीज रिलीजियसली रॉन्ग थी वही लीगली क्रिमिनल भी थी। ये होता है थियोक्रेटिक सोसाइटी। रिलीजन और लॉ दोनों एक चीज है। अब आज हम बोलते हैं पर्सनल चॉइस या प्राइवेसी, ये उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। उस सोसाइटी में ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये सिन प्राइवेट नहीं होता था आपका, वो पब्लिक स्पेक्टेकल बनाया जाता था। ठीक है, प्योरिटन सोसाइटी के रूल्स वगैरह का बात करोगे तो प्योरिटन कल्चर का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था जीरो टॉलरेंस फॉर मॉरल ट्रांसग्रेशंस। अडल्ट्री, डिसेंट या नॉन कंफॉर्मिटी का मतलब था पब्लिक ह्यूमिलिएशन। स्कैफोल्ड्स और पेलोरीज सिर्फ पनिशमेंट्स के लिए टूल्स नहीं थे, वो वार्निंग साइंस थे। अगर तुम अलग हो तो ये होगा। वुमेन के केस में ये सिस्टम और भी हार्श था। सदियां ही इस चीज की गवाह है। तो जो आपका ये वुमेन का जो टेम्पटेशन है, जो टेम्पटेशन का सोर्स माना जाता था कि भाई इससे एक वुमेन बिगड़ जाएगी या कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इसलिए ब्लेम ज्यादातर आपके फीमेल बॉडी और कैरेक्टर पर आ जाता था। मजिस्ट्रेट्स और मेल अथॉरिटी फिगर, आपके जो फिगर्स होते थे ये सारे के सारे, वो रिजिड मॉरल कोड्स को एनफोर्स करते थे, बिना ये सोचे कि ह्यूमन इमोशंस भी कोई चीज होती है। तो हॉथॉर्न इसी क्रुएलिटी को एक्सपोज करते हैं अपने वर्क में। अगर आप यहाँ पे हॉथॉर्न का पब्लिक एंगल को देखोगे, यहाँ पे सॉरी पर्सनल एंगल को देखोगे यहाँ पे आपका, तो इस क्रिटिसिज्म के पीछे एक पर्सनल वुड भी था। हॉथॉर्न के एंसेस्टर जॉन जॉन हैथॉर्न के बारे में जो मैंने बताया था, जो सेलम विच ट्रायल्स के जज थे, और वो उन लोगों में से थे जिन्हें कभी रिग्रेट ही शो नहीं किया। तो हॉथॉर्न के लिए ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं था, बल्कि एक इनहेरिटेड गिल्ट था। इस नोवेल के थ्रू हॉथॉर्न इनडायरेक्टली अपने एंसेस्टर्स को जज करते हैं। वो दिखाते हैं कि जो प्योरिटन सोसाइटी है यहाँ पे आपका, उसका आउटवर्ड के पीछे क्या छुपा हुआ है, कितना अंदर इनर करप्शन और क्रुएलिटी छुपी हुई थी। तो ये नोवेल रिपीटेडली आपका क्वेश्चन उठाती है कि क्या स्ट्रिक्ट मोरालिटी इंसान को बेटर बनाती है या और ज्यादा हिपोक्रेट बना देती है। ठीक है, बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे आपका, तो ये आपका जो वर्क है 1850 में पब्लिश हुआ था, लेकिन उससे जस्ट पहले हॉथॉर्न का जो कस्टम हाउस है, जो फायर जो इनका वो ये था ना आपका प्रोलॉग, तो वो आपका पब्लिश हो गया था 1849 में। रीजन था पॉलिटिकल पार्टी चेंज। तो एक क्लासिक पॉलिटिकल पर्ज आपका एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तो इस फायरिंग ने हॉथॉर्न को इमोशनली आइसोलेट कर दिया। लेकिन इसी आइसोलेशन ने उन्हें क्रिएटिविटी को और भी ज्यादा तराश दिया या शार्पन बना दिया। तो नोवेल में जो आपको बिटरनेस देखने को मिल रही है ना यहाँ पे आपका, जो सेल्फ क्वेश्चनिंग है और मॉरल एंजाइटी है, वो हॉथॉर्न के आर्टिस्टिक स्ट्रगल और पर्सनल इनसिक्योरिटीज है, उनको रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ये जो बुक है यहाँ पे, ये एक सेंस में आप कह सकते हो कि उनका आंसर है दुनिया को, कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट करते हो तो मैं तुम्हारी हिपोक्रेसी लिखूंगा, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, है ना। और लिटरेरी रिस्पॉन्स में आप बात करोगे तो लिटरेरी लेवल पर हॉथॉर्न का नोवेल एक क्लियर रिस्पॉन्स था ट्रांसेंडेंटलिज्म का, उसके अगेंस्ट
स्पेशली राल्फ वॉल्टो इमर्सन जैसे थिंकर्स थे, उनके ऑप्टिमिज्म के अगेंस्ट ये वर्क लिखा गया था, जहां ट्रांसेंडेंटलिस्ट बोलते थे कि ह्यूमन नेचर फंडामेंटली अच्छा है, हॉथॉर्न मानते थे कि डार्कनेस भी उतनी ही रियल है, कोई अच्छा नहीं है। इसीलिए स्कारलेट लेटर आपका लाइट होप और नेचर से ज्यादा गिल्ट, सीक्रेसी और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करता है। हॉथॉर्न के लिए ट्रुथ सिंपल नहीं है, बल्कि और कॉम्प्लेक्स और अनकंफर्टेबल है। ठीक है, अगर आप कल्चरल रेलिवेंस का बात करोगे यहाँ पे, तो जब ये नोवेल पब्लिश हुआ था आपका, तो अमेरिका में अर्ली फेमिनिस्ट वॉइसेस उठ रही थी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हेस्टर प्रिंट के रेजिस्टेंस और उसका जो साइलेंट डिग्निटी है वो रीडर्स को स्ट्रांगली रेजोनेट हुई। साथ ही स्लेवरी डिबेट्स भी चल रहे थे आपके उस टाइम पे सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में, और हेस्टर का सब्जुगेशन और रेजिस्टेंस उस लार्जर स्ट्रगल का सिंबोलिज्म यहाँ पे उसका इको बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से इन पे के बारे में बात की गई है, इनको सबको इंक्लूड किया गया है। अब मैं एक बार आपको फटाफट से इसकी समरीज बता देती हूँ। ये जो आपका चैप्टर 1 to 3 है यहाँ पे आपका, आप इसको रीड कर लेना, मैं आपको इन द गो वन गो में आपको पूरा समरी एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर 1 to 3 का। तो ये नोवेल का जो आपका कस्टम हाउस है, जो फ्रेम स्टोरी है आपका, यहाँ पे बैकग्राउंड लॉजिक है, इसको समझो। नोवेल की मेन कहानी से पहले हॉथॉर्न एक फिक्शनल प्रीफेस उन्होंने लिखा है जो कस्टम हाउस है ना, और ये एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। यहाँ नरेटर खुद को सेलम कस्टम हाउस का सर्वेयर बताता है। तो ये डिटेल कैजुअल नहीं है, बल्कि ये बताती है कि नरेटर हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स के बीच का एक आदमी है, मीडिएटर है। तो कस्टम हाउस के एटिक में जब उसे वो एम्ब्रॉयडर्ड स्कारलेट लेटर ए मिलता है यहाँ पे, तो वो एक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट के साथ में उसे मिलता है जो 1642 के इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है। तो नरेटर ये क्लेम कर रहा है यहाँ पे इस आपके प्रीफेस में कि ये जो कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं वो उस मैन्युस्क्रिप्ट की इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन है। तो इस जो फ्रेम को इन्होंने बताया यहाँ पे, इसका मेन पर्पस ये है कि फिक्शन और हिस्ट्री के बीच जो लाइन है वो ब्लर हो जाए। तो रीडर को लगता है कि ये सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं बल्कि मॉरल हिस्ट्री है, जो लिखी भी गई हो सकती है और फील भी की जा सकती है यहाँ पे आपका। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ये स्टार्ट होता है आपका द प्रिजन डोर। तो ये एक्चुअली स्टोरी एक डार्क और सिंबॉलिक इमेज से स्टार्ट होती है, प्रिजन डोर से। तो ये जो डोर है यहाँ पे, ये प्योरिटन सोसाइटी के जस्टिस सिस्टम का सिंबल है। डोर एक दरवाजा। तो प्रिजन यहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं बल्कि मॉरल ऑफेंडर्स के लिए भी है। अब हॉथॉर्न यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि जहां सोसाइटी इतनी स्ट्रिक्ट हो वहां प्रिजन या ग्रेवयार्ड सबसे पहले बन जाते हैं। तो बॉस्टन का जो मार्केट प्लेस है वहां पे आपके जो लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें कोई फेस्टिवल जैसे ऐसे इकट्ठे हुए जैसे कोई फेस्टिवल होता है ना, तो जैसे भीड़ इकट्ठी होती है वैसे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे चौराहे पे मान लो। तो ये क्राउड का बिहेवियर बताता है कि पब्लिक पनिशमेंट उनके लिए एक एंटरटेनमेंट और मॉरल लेसन दोनों है। कंपैशन कम है यहाँ पे, लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा कि अरे बेचारे के साथ क्या हो रहा है, देखने जा रहे हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जजमेंट ज्यादा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 से 3 में यहाँ पे आपका मार्केट प्लेस का जो सीन है यहाँ पे, यहाँ पर हेस्टर प्रिंट को स्कैफोल्ड पर लाया जाता है। एक आप देखते हो ना यहाँ पे एक स्टेज टाइप की जगह है, वहां पे लेकर आया जाता है उसे। अब उसके जो यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे उसके एक स्कारलेट लेटर चमका हुआ है ए, है ना, ये लगा हुआ है। अब अडल्ट्री का सिंबल हॉथॉर्न इस ए को डेलिबरेटली एक ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ में दिखाते हैं, जो प्योरिटन सिंप्लिसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये एक साइलेंट रेबेलियन है। जैसे हेस्टर प्रिंट होती है, जैसे वो बोल रही हो कि इफ यू आर शेमिंग मी, इफ यू वांट टू शेम मी, आई आई मेक दिस शेम एज माय आइडेंटिटी। तो हेस्टर अपनी गोद में अपनी बेबी पर्ल को पकड़े हुए है, उसके पास में छोटी सी उसकी बेटी है, उसको पकड़े हुए हैं, जो लगभग ऑलमोस्ट 3 months की है बेचारी। सो पर्ल सिर्फ बच्ची नहीं है बल्कि वो लिविंग प्रूफ है ऑफ अ सिन, जो सोसाइटी की कंटिन्यूअसली अनकंफर्टेबल जो सिचुएशन है उसको आपको बताता रहेगा। यहाँ पे देखने में कैसा लग रहा है यहाँ पे कि उसके माँ को यहाँ पे आप स्टेज पे लेकर आ गए और लोगों ने घेर रखा और साथ में 3 महीने की बच्ची है। तो क्राउड हेस्टर को हार्श नरेशन नजरों से देखती है यहाँ पे आपके, है ना, और वुमेन जो है आयरॉनिकली सबसे ज्यादा जजमेंट दिखाई देती है यहाँ पे। वुमेन ही उसको सबसे ज्यादा जज कर रही है यहाँ पे। फिर आपका चैप्टर 3 आता है यहाँ पे आपका, जो आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होता है यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने उसका, बट आप देख लो यहाँ पे चैप्टर 3 जो है यहाँ पे, हाँ ये रहा, द रिकग्नाइजेशन। अब ये रिकग्नाइजेशन में मजिस्ट्रेट्स और मिनिस्टर हेस्टर पर प्रेशर डालते हैं कि वो अपने लवर का नाम बता दे। अब उनका लॉजिक है कि कन्फेशन से उसकी सोल क्लेंस हो जाएगी, इसलिए अपने लवर का नाम बता दे, कन्फेस कर ले यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हेस्टर फर्मली रिफ्यूज करती है, और ये रिफ्यूजल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ किसी को बचाने का एक्ट नहीं बल्कि स्टेट और चर्च अथॉरिटी को चैलेंज करना हो गया। अब इसी क्राउड में एक आदमी चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता है,
और उसका नाम है रॉजर चिलिंगवर्थ। अब हेस्टर का हस्बैंड, जिसे सब डेड समझते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। इंस्टेड वो डिसाइड करता है कि वो रिवेंज सीक्रेटली और साइकोलॉजिकली लेगा, और यहीं से नोवेल का डार्कर टर्न स्टार्ट होता है। हेस्टर स्कैफोल्ड पर खड़ी है, क्राउड की सीधी नजरों से देखती है क्राउड को, वो भी वहां पे उसको स्टेयर कर रही है। वो टूटती नहीं है, वो गिरती भी नहीं है। और ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट में हॉथॉर्न ने हेस्टर को एक अर्ली फेमिनिस्ट फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया है। फिजिकली शी इज पनिश्ड, बट मेंटली शी इज अनडिफिटेड। सोचो, ऐसा आपके सामने अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, तो किसी नॉर्मल इंसान, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग इंसान की हालत खराब हो जाए, अगर इस तरीके से उसे बीच में, इतने क्राउड के बीच में लेकर आ जाए, जज किया जाए। बट ये कैरेक्टर यहाँ पे आपका ऐसा बिल्कुल भी टूडी नहीं वो वहां पे आपका, ठीक है। तो ये जो आपका ये चैप्टर्स है यहाँ पे, ये सिर्फ पनिशमेंट सीन नहीं, बल्कि नोवेल का मॉरल फाउंडेशन सेट करते हैं। हॉथॉर्न यहाँ क्लियरली दिखाते हैं कि प्यूरिटन सोसाइटी का क्राइम अडल्ट्री नहीं, बल्कि इनह्यूमन जजमेंट है। स्कैफोल्ड एक स्टेज पर स्टेज बन जाता है यहाँ पे, जहां पावर, शेम, साइलेंस और रेजिस्टेंस सब एक साथ दिखते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे समरी चैप्टर 4 to 8 पे आते हैं। यहाँ पे इसको रीड करो, मैं आई जस्ट बी बैक। चलिए, अब जो आपका चैप्टर 4 है यहाँ पे, आपका अभी चैप्टर 4 को देखिए आप यहाँ पे। तो ये जो चैप्टर है, इसका स्टार्ट होता है यहाँ पे आपका इंटरव्यू से, यहाँ पे, ठीक है। तो इस चैप्टर में रॉजर चिलिंगवर्थ अपनी असली साइकोलॉजिकल विलेन आइडेंटिटी में एंटर करते हैं। अब वो प्रिजन में हेस्टर से मिलने जाते हैं, है ना, और कामली, ऑलमोस्ट साइंटिफिकली, ठीक है। अब उसे प्रॉमिस निकलवाते हैं कि वो कभी भी उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगी, है ना। तो ये सीन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहीं से चिलिंगवर्थ का मोटिव क्लियर होता है। वो डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं चाहता, बल्कि हिडन लवर का उसको, जो हिडन लवर है, उसको मेंटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो चिलिंगवर्थ का गोल क्या था? टू एक्सपोज एंड टू साइकोलॉजिकली टॉर्चर, नॉट लीगल पनिशमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका नेक्स्ट, आपका जो चैप्टर 5 to 8 है, ये आपके हेस्टर के आइसोलेशन और पर्ल की ग्रोथ के ऊपर है। अब पनिशमेंट के बाद में हेस्टर बॉस्टन के जो एज पर है, वहां पे एक वहां पे एक अकेला सा कॉटेज है, ठीक है। वो वहां पे आपके सेटल हो जाती है। अब ये फिजिकल जो आइसोलेशन है, ये सिंबॉलिक है, क्योंकि सोसाइटी ने उसे सेंटर से बाहर कर दिया। अब वो पर्ल को अकेली रेस करती है यहाँ पे, बिना किसी मेल सपोर्ट के। वी आर टॉकिंग अबाउट 1600s, हम आपके 16th century के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे एक औरत अकेले बच्चे को पाल रही है। तो ये प्योरिटन नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट था। पर्ल यहाँ सिर्फ चाइल्ड नहीं है, बल्कि हॉथॉर्न रिपीटेडली शो करते हैं, पर्ल स्कारलेट ए का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। वो शी इज विलफुल, शी इज रेबेलियस, और सोशल रूल्स जो है उनको इंस्टिंक्टिवली रिजेक्ट करती हुई है। तो वो ना क्वाइटली बिहेव करती है और ना सबमिसिव होती है। हेस्टर अपना जो लाइवलीहुड है, वो अपना घर बार चलाती है एम्ब्रॉयडरी से, एम्ब्रॉयडरी करती है यहाँ पे। और आयरनी ये है कि जो स्किल पहले सिर्फ डोमेस्टिक डेकोरेशन के लिए यूज की गई थी, वही अब उसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देती है। तो धीरे धीरे वही स्कारलेट जो लेटर ए होता है यहाँ पे, जिसे शेम का सिंबल माना गया था, अब वो फैशन और डेकोरेशन का एडमायर्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हेस्टर का सर्वाइवल क्या है? एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पे। ए बिकम्स एडमायर्ड, आयरनी की है ये आपकी प्योरिटन पनिशमेंट की। तो इसी सेक्शन में आपको चिलिंगवर्थ क्वाइटली डिम्सडेल की लाइफ में एंटर करते दिखाई देंगे, फिजिशियन के रूप में, एज अ फिजिशियन। तो वो केयर के नाम पर मिनिस्टर के गिल्ट को यहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं, उसको प्रॉप करते हैं, है ना। तो पैरेलल ट्रैक में आप साथ में देखोगे कि जो गवर्नर बेलिंगम है, वो पर्ल की कस्टडी को क्वेश्चन करते हैं। उन्हें लगता है कि हेस्टर इमोरल है। तो कोर्ट सीन जब यहाँ पे आता है, तो कोर्ट सीन में पर्ल का जो इंटेलिजेंट और सिंबॉलिक आंसर्स मैजिस्ट्रेट को सरप्राइज कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट तब आता है जब डिम्सडेल हेस्टर के फेवर में बोलते हैं, जो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिवील करता है। वो पब्लिकली सेंट है और प्राइवेटली फ्रैक्चर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब आपके जो नेक्स्ट के आपके सीन्स आते हैं यहाँ पे, आपका चैप्टर 9 to 12 आते हैं आपके यहाँ पे। तो ये चैप्टर्स है, जो आपका चैप्टर 9 है, द लीच इसका नाम है यहाँ पे। तो ये चैप्टर का टाइटल ही क्लू है, लीच। लीच का मतलब डॉक्टर भी है और पैरासाइट भी है। अब चिलिंगवर्थ यहाँ पे जो है, यहाँ पे चिलिंगवर्थ डिम्सडेल का लॉजर और फिजिशियन बन जाता है। वो मिनिस्टर का स्पिरिचुअल क्राइसिस का सिस्टमेटिकली स्टडी करता है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। तो डिम्सडेल विजिबली वीक है, पेल है और बीमार हो जाता है यहाँ पे आपका। तो लीच क्या है यहाँ पे? चिलिंगवर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल मीनिंग है यहाँ पे आपका। चैप्टर 10 to 11 जो है यहाँ पे आपके, ये है इट इज मोर अबाउट इनर करप्शन को लेके। तो यहाँ हॉथॉर्न क्लियरली कर देते हैं, दिखा देते हैं कि सीक्रेट गिल्टी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दी है।
डिम्सडेल सेल्फ पनिशमेंट करते हैं। फ्लैग जैसे फास्टिंग जो यहाँ पे रात में जो है ना अपना फास्टिंग करते हैं, मतलब बिना खाए सो जाते हैं यहाँ पे आपका, है ना, और रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती है यहाँ पे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो कन्फेशन नहीं करते। तो ये सीक्रेट से ही उनकी हेल्थ को खोखला कर रही होती है। अब चिलिंग के जो चिलिंग वर्त होता है उसके प्रेजेंस एक कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पे। डिम्सडेल को डाउट होने लगता है कि डॉक्टर उसका सीक्रेट जानता है। और आयरनी ये है कि रिवेंज के प्रोसेस में चिलिंगवर्थ खुद भी मॉरली डिफॉर्म हो जा रहता है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ हेट्रेड तक श्रिंक हो जाती है यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर, आपका चैप्टर 12 होता है जो मिनिस्टर्स विजिल है यहाँ पे। तो रात के अंधेरे में डिम्सडेल वही स्कैफोल्ड पर खड़ा होता है जहां कभी हेस्टर खड़ी थी। ये उसका सिंबॉलिक रिहर्सल है, कन्फेशन विदाउट करेज। उस मोमेंट पर स्काई में मेटेओर ए शेप का दिखता है। डिम्सडेल इसे डिवाइन जजमेंट मानते हैं, जबकि रीडर जानते हैं कि ये नेचुरल फिनोमेना है यहाँ पे आपका। तो ड्रामेटिक आयरनी यहाँ पे इस सीन में ये है, पीक पर है, हेस्टर और पर्ल वहां से जब गुजर रहे होते हैं, है ना, तो लेकिन डिम्सडेल पे फिर भी वो फुल कन्फेशन नहीं कर पाता है वहां पे। शेडोज में खड़ा चिलिंगबर्ड सब कुछ देख रहा होता है और मिनिस्टर की सफरिंग से एक डार्क सेटिस्फेक्शन फील करता है वो यहाँ पे आपका। आप उसे समझ लो एक तरह से सैडिस्ट हो गया वो, है ना। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आपका चैप्टर 13 to 20 आपका जो समरी है यहाँ पे आपका। तो ये आपके जो है चैप्टर 13 आपका जहाँ पे बात करें अनदर व्यू ऑफ हेस्टर को लेके। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट ये है कि स्कारलेट लेटर ए का मीनिंग अब यहाँ पे बदल जाता है। सोसाइटी जो पहले ए को अडल्ट्री के तरह देख रही थी, अब वो उसे एबल और एंजल कहने लगती है। तो ये आपका जो चेंज है, ये चेंज का जो अनाउंसमेंट है, ये चेंज अनाउंसमेंट या आपके ऐसे नहीं आता, रैंडम नहीं आता, बल्कि ये हेस्टर की सालों की सफरिंग और सर्विस का रिजल्ट है। वो गरीबों की मदद करती है और बीमार लोगों के लिए काम करती है, और बिना जजमेंट के सुनने वाली जो वुमेन होती है यहाँ पे, जहाँ पे लोग बाग आके उसका अपने बातें बताते हैं, वो चुपचाप उनको सुनती है विदाउट एनी जजमेंट। तो हेस्टर अब बॉस्टन की जो लेडीज हैं उनके लिए कॉन्फिडेंट है और एक काउंसलर बन जाती है। अब आयरनी यहाँ पे आपकी ये है कि जिसे सोसाइटी ने सबसे पहले रिजेक्ट किया, वही अब उनके लिए एक इमोशनल सेंटर या इमोशनल सपोर्ट बन गई है। तो उनकी जो एम्ब्रॉयडरी स्किल्स थी अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का सोर्स बन जाती है। तो हॉथॉर्न यहाँ क्लियरली दिखाते हैं कि सफरिंग कैरेक्टर्स को इरेज नहीं करती बल्कि रिफाइन करती है यहाँ पे आपका। ठीक है, आपके जो चैप्टर 14 to 15 है, यहाँ पे चैप्टर 14 to 15 में ये हेस्टर की एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन चैप्टर्स में हेस्टर पैसिव विक्टिम नहीं रहती, बल्कि वो चिलिंग बर्थ के बिहेवियर को समझ जाती है। वो ये समझ जाती है कि डिम्सडेल ही पर्ल का फादर है ना। और ये जो रियलाइजेशन है ये उसे गिल्ट में नहीं डालता बल्कि एक्शन ओरिएंटेड बना देता है। हेस्टर डिसाइड करती है कि अब वो सिर्फ पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो डिम्सडेल को चिलिंगवर्थ के साइकोलॉजिकल टॉर्चर से भी बचाएगी। तो ये मोमेंट हेस्टर के नोवेल का मॉरल सेंटर बन जाता है यहाँ पे। शी स्टॉप्स वेटिंग फॉर सोसाइटीज अप्रूवल एंड शी स्टार्ट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चेंज। और हॉथॉर्न यहाँ पे फीमेल एजेंसी को क्वाइटली लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे काफी एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, आपके बाद के जो चैप्टर्स है फॉरेस्ट यूनियन और ये सारे आपके जो एस्केप प्लान होता है यहाँ पे फॉरेस्ट सीन नोवेल का इमोशनल और सिंबॉलिक पीक पर आपको देखने को मिलेगा। हेस्टर और डिम्सडेल फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब जो सोसाइटी के रूल से बाहर का जगह है ना, वहां पे जाके मिलते हैं, थोड़ा दूर जाके। अब बॉस्टन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉ को, सर्विलेंस को, रिप्रेशन को। फॉरेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचर, फ्रीडम और ऑथेंटिसिटी को। इसीलिए यहाँ डिम्सडेल पहली बार ओपनली अपने पेन को एक्सप्रेस करता है। इस फॉरेस्ट के अंदर डिम्सडेल का जो लॉस्ट पैशन है वो टेम्परेरीली रिवाइव होता है। वो वापस से होप फील करता है, जैसे गिल्ट का वेट थोड़ा कम हो गया हो। दोनों डिसाइड करते हैं कि बॉस्टन छोड़कर यूरोप भाग जाएंगे, जहां एक नई लाइफ शुरू करेंगे, बिना किसी जजमेंट के, बिना लेबल्स के। पर्ल के लिए भी यही प्लान एक नेचुरल फ्री चाइल्डहुड का प्रॉमिस है। और इस सीन का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हेस्टर स्कारलेट जो उसका ए होता है ना, स्कारलेट लेटर ए, उसको अपने सीने से हटा देती है। और ये सिर्फ एक क्लॉथ रिमूवल नहीं है बल्कि ये इंटरनल लिबरेशन का सिंबल है। नेचर भी रिस्पॉन्ड करता है, सनलाइट वापस आ जाती है। पर्ल कुछ देर के लिए अदर जो बच्चे होते हैं उनके साथ में नॉर्मली प्ले कर रही होती है, जो एक फ्लीटिंग ग्लिम्स के है कि आने वाली जो डिफरेंट लाइफ है वो कैसी होगी हमारी। ठीक है, तो उसको दिखाया है। फिर आपका चैप्टर लास्ट आता है 20 आता है यहाँ पे आपका। तो लास्ट चैप्टर में ये बताया गया है यहाँ पे आपका मिनिस्टर इन अ मेज को लेके। तो फॉरेस्ट से लौटने के बाद में डिम्सडेल का जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है।
वो टाउन में वापस तो आ जाता है लेकिन इंटरनली डिसोरिएंटेड रहता है। अब होप के साथ साथ उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज और डार्क इम्पल्स भी जाग जाता है, और वो है ब्लास्फेमस थॉट्स आते हैं उसको, मॉरल टेम्पटेशन होती है। अब हॉथॉर्न यहाँ क्लियरली दिखाते हैं कि फ्रीडम का टेस्ट जो कमजोर इंसान होता है, वीक सोल होता है, उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है। डिम्सडेल मेज में इसलिए है क्योंकि उसने सच को फील तो किया लेकिन एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ अभी भी पूरी नहीं है उसके अंदर। तो ये चैप्टर उसके इनर इंस्टेबिलिटी को एक्सपोज करता है आपका। फिर आते हैं आपके चैप्टर 21 से 24। तो ये जो चैप्टर है आपके यहाँ पे, ये चैप्टर में आपका इलेक्शन डे होता है। चैप्टर 21 है न्यू इंग्लैंड हॉलीडे, ये इलेक्शन डे होता है। तो इसके बैकड्रॉप में ये सेटिंग है यहाँ पे पूरा। तो ये प्यूरिटन सोसाइटी का सबसे पब्लिक और सेलिब्रेटरी मोमेंट होता है। इस दिन डिम्सडेल अपने फाइनल सरमन देता है, और आयरनी ये है कि यही सरमन उसके स्पिरिचुअल पीक को माना जाता है। लोग फील करते हैं कि पहले कभी उसने इतनी पावर और कन्विक्शन के साथ में प्रीचिंग नहीं दी है। तो क्राउड में हेस्टर, पर्ल और चिलिंगबर्थ स्कैफोल्ड के पास में खड़े हैं, और सीन आपका क्या है, बहुत इमोशनली चार्ज होता है यहाँ पे, क्योंकि रीडर जानता है कि सरमन के पीछे सीक्रेट गिल्ट छुपा हुआ है। हॉथॉर्न यहाँ पे ये दिखाते हैं कि सोसाइटी ऑफ्टन परफॉर्मेंस को एक पैटी समझ लेती है यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है जो प्रोसेशन के ऊपर है यहाँ पे। अब प्रोसेशन के बाद एक डिसिसिव शिफ्ट आता है डिम्सडेल के अंदर सडनली एकदम से। अब वो जो यूरोप एस्केप प्लान होता है ना, वो उसको अबैंडन कर देता है कि मैं नहीं जा रहा। अब ये कोई वीक मोमेंट नहीं, बल्कि एक लास्ट मिनट मॉरल चॉइस है। वो डिसाइड करता है कि बिना सच बोले नई लाइफ शुरू करना पॉसिबल नहीं है, और इसी डिसीजन के साथ वो स्कैफोल्ड पर चढ़ जाता है, और वही जगह जहां सालों पहले हेस्टर को शेम किया गया था, वो स्पेस रिपीट होती है, लेकिन मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पे आपका। फिर आता है आपका चैप्टर 23, रिविलेशन ऑफ द स्कारलेट लेटर। तो ये नोवेल का क्लाइमेक्स है। डिम्सडेल पब्लिक के सामने अपने सिन को कन्फेस करता है, और अपने चेस्ट पर स्कारलेट जो ए है यहाँ पे उसको रिवील करता है, जो सालों से गिल्ट और सेल्फ पनिशमेंट का फिजिकल मार्क है। तो ये क्लियर करता है कि उसकी पनिशमेंट सोसाइटी ने नहीं, बल्कि उसने खुद को दी है। तो पर्ल उसे एम्ब्रेस करती है और उसके लिप्स को किस करती है, और ये मोमेंट पर्ल के लिए रिडेम्पशन का साइन है। वो पहली बार नॉर्मल ह्यूमन अफेक्शन एक्सपीरियंस करती है। कन्फेशन के तुरंत बाद डिम्सडेल की डेथ हो जाती है, लेकिन ये डिफीट नहीं है, बल्कि एक आपका जो है आप कह सकते हो कि पीसफुल रिलीज है यहाँ पे आपका। और इसी के साथ में चिलिंग वर्थ का जो पर्पस होता है वो भी कोलैप्स कर जाता है। अब रिवेंज के बिना उसकी आइडेंटिटी क्या है, खत्म हो जाती है यहाँ पे आपका, है कि नहीं है। तो ये सब बताया है। फिर आपका चैप्टर 24 यहाँ पे कंक्लूजन बताता है यहाँ पे आपका। अब एंडिंग सरप्राइजिंगली आपके यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद में बहुत काम और रिफ्लेक्टिव है। चिलिंगवर्थ 1 साल के अंदर मर जाता है, क्योंकि रिवेंज के बिना उसके पास जीने का वजह ही नहीं बचती है। पर्ल को डिम्सडेल की हिडन प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, और वो यूरोप चली जाती है, जहां वो एक नोबल मैन से शादी करती है। प्योरिटन रिप्रेशन से परमानेंट उसका छुटकारा मिल जाता है। हेस्टर बाद में बॉस्टन वापस आती है, लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी सिनर की नहीं, वो सिस्टर ऑफ मर्सी बन जाती है। डिस्ट्रेस्ड वुमेन को वो काउंसिल करती है। स्कारलेट लेटर ए अब शेम नहीं, बल्कि वो एड और कंपैशन का सिंबल बन जाता है। तो डेथ के बाद हेस्टर और डिम्सडेल के पास और हेस्टर को उसका जो कब्र होता है, उसका टूमस्टोन होता है, उसके पास ही उसको ब्यूरी किया जाता है। और टूमस्टोन पर ए की सिंबल है, स्कारलेट लेटर ए। लेकिन अब वो जजमेंट का नहीं, बल्कि शेयर्ड ह्यूमन सफरिंग का साइन है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपको देखना है। ये इसकी मेजर थीम्स आ जाती है यहाँ पे। सबसे पहले आपकी थीम आ जाएगी यहाँ पे सिन और गिल्ट को लेके। हॉथॉर्न का कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि सिन से ज्यादा डेंजरस होता है गिल्ट का हैंडलिंग, है ना। तो जैसे पब्लिक सिन में जो हेस्टर का यहाँ पे बताया गया था, उसको नाम दिया गया, उसको शेम किया गया, लेकिन एक्सेप्ट आपका क्या हुआ यहाँ पे, इवेंचुअली उसको किया, एक्सेप्ट किया ना। रिजल्ट क्या हुआ था इसका, हेस्टर सर्वाइव्स, और वो ग्रो भी करती है, और वो इवेंचुअली आपके एंड में इंडिपेंडेंट भी बन जाती है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये फिजिकल कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर है। हेस्टर थ्राइव्स थ्रू वर्क एंड चैरिटी, वेल डिम्सडेल डिकेज थ्रू सीक्रेसी। और चिलिंगवर्थ का जो पेंडलेक फिगर होता है, वो यहाँ पे उसका फिगर बन जाता है, उसकी आइडेंटिटी बन जाता है, कोर आइडेंटिटी, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे जो दूसरा है, हॉथॉर्न ने जो मैसेज दिया है यहाँ पे आपका दूसरा, हिपोक्रेसी और मॉरलिटी को लेकर आता है यहाँ पे आपका। तो अब ये जो है हिपोक्रेसी और मॉरलिटी, हॉथॉर्न का सबसे शार्प अटैक यहाँ पे दिया गया था प्योरिटन हिपोक्रेसी पर। प्योरिटन सोसाइटी पब्लिकली रिजिक्ट मॉरल कोड्स पर प्रीच करती है, लेकिन प्राइवेटली वही लोग सिन को छुपाकर जीते रहते हैं। तो जो लोग जज बन जाते हैं, वही सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज दिखते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इसको बताया गया है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे मजिस्ट्रेट्स का लेके। तो मजिस्ट्रेट हेस्टर को स्कैफोल्ड पर शेम करते हैं, जबकि डिम्सडेल जो उन्हीं के रिलीजियस लीडर है सीक्रेटली अडल्ट्री के पार्टनर होते हैं यहाँ पे आपका। तो गवर्नर बेलिंगम पर्ल को इमोरल एनवायरनमेंट में पहले उसके लिए जज करते हैं, जबकि उसके अपने हाउस होल्ड में हिपोक्रेसी और मॉरल ब्लाइंडनेस छुपी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। फिर हॉथॉर्न का क्रिटिक्स में देखेंगे यहाँ पे सिस्टम और आपकी जो वुमेन है, सिस्टम आपकी वुमेन को पनिश करता है और पेट्रियार्कल लीडर्स को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हेस्टर पब्लिकली शेम होती है और डिम्सडेल सीक्रेटली रिवर्ड हो जाता है यहाँ पे आपका। फिर आपके आ जाता है यहाँ पे आपका आइडेंटिटी और कन्फॉर्मिटी को लेके। अब यहाँ पे जो आपका स्कारलेट लेटर ए है, ये नोवेल का मोस्ट डायनेमिक सिंबल है, क्योंकि शुरू में ये आपका अडल्ट्री का मार्क है, पब्लिक शेम और सोशल एक्सक्लूजन है, लेकिन 13 चैप्टर के बाद में ये एबल कहने लग जाता है यहाँ पे, या एंजल बन जाता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो रीजन है वो सोसाइटी की मर्सी नहीं, बल्कि हेस्टर का रिफ्यूजल है टू एक्सेप्ट इम्पोज्ड आइडेंटिटी को लेके यहाँ पे आपका। ठीक है, जो हेस्टर का डिफाइंस आप कह सकते हो यहाँ पे आपका, है ना। तो ये वो ए को अगली मार्क नहीं बनने देती, बल्कि वो उसे ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर करती है और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनती है और अपनी लाइफ खुद डिफाइन करती है यहाँ पे वो। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ यहाँ पे नेचर वर्सेस सोसाइटी के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो हॉथॉर्न क्लियरली आपके एक मॉरल स्पेस बना देता है यहाँ पे। टाउन जो बॉस्टन है वो प्योरिटन सोसाइटी का सिंबल है, जहाँ रूल्स है, सर्विलियंस है, जजमेंट है और स्कैफोल्ड जैसे पब्लिक कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसी स्पेस में डिम्सडेल फिजिकली और मेंटली डिके होता है और पर्ल को कंफर्म करने की कोशिश की जाती है। इसके अपोजिट फॉरेस्ट है, जो एक नेचुरल जगह है ना, एक अनरेगुलेटेड स्पेस है। तो चैप्टर 16 से 19 में जो फॉरेस्ट के अंदर हेस्टर और डिम्सडेल को फ्रीली बात करके आपको दिखाया जाता है, ये आपका यहीं पे इनका पैशन रिवाइव किया जाता है। तो सिंबॉलिकली फॉरेस्ट आपका ट्रूथ और डिजायर को अलाउ करता है, जबकि टाउन उन्हें रिप्रेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपका यहाँ पे, इसको रीड कर लेना आप। फेमिनिज्म और आपका फीमेल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो हेस्टर प्रिंट का जो आर्क है यहाँ पे वो क्लियरली आपका प्रोटो फेमिनिस्ट है, उसे अडल्ट्री के लिए कंडम किया जाता है, जबकि जो मेल पर पार्टनर है यहाँ पे वो बच जाता है। तो ये क्या दिखाता है यहाँ पे आपका, ये आपके जेंडर डबल स्टैंडर्ड्स है। फिर भी हेस्टर यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन नहीं करती, वो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनती है। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ पे आपका मजिस्ट्रेट्स है, उनको ये ओपनली चैलेंज करती है और अपने लवर का नाम लेने से रिफ्यूज कर देती है और पर्ल की कस्टडी उसको डिमांड करती है और बाद में सोसाइटी के मॉरल काउंसलर भी बन जाती है यहाँ पे आपका। तो 1850s में अमेरिका में जब वुमेन राइट्स मूवमेंट राइज कर रहे थे, हेस्टर का कैरेक्टर फीमेल रीडर्स के लिए बहुत डीपली रेजोनेंट बन गया था यहाँ पे, वो इससे काफी रिलेट कर रही थी इनको। आप इसको रीड कीजिएगा। फिर आता है आपका रिवेंज और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस को लेके आपका। तो पूरे उसमें आपके चिलिंगवर्थ का जो आर्क है ये मॉरल वार्निंग है। यहाँ पे वो रिवेंज अपना वो करता है आपके चैप्टर 4 के आसपास में वहाँ पे, है ना। और बाकी के चैप्टर्स में वो फिजिशियन बन के डेंस्टेल को सिस्टमेटिकली टॉर्चर करता है। धीरे धीरे वो हस्बैंड या स्कॉलर नहीं, बल्कि एक रिवेंज मशीन बन जाता है। तो आयरनी ये है कि डिम्सडेल कन्फेशन के थ्रू पीस पा लेता है, लेकिन चिलिंगवर्थ रिवेंज के बिना यहाँ पे जी नहीं पाता। तो चैप्टर 24 में वो एक साल के अंदर में मर जाता है, पर्पसलेस है और हॉलो बन गया है। तो हॉथॉर्न का वर्डिक्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है कि रिवेंज सिन से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है हेस्टर के साथ में, और हेस्टर चिलिंगवर्थ को माफ कर देती है और इसी फॉरगिवनेस से वो फ्री होता है इवेंचुअली बाद में यहाँ पे आपका। ठीक है, आप इसको रीड कर लीजिए यहाँ पे। रिडेम्पशन थ्रू सफरिंग के बारे में बात करें तो हॉथॉर्न जो है यहाँ पे आपका, ये आपके सफरिंग को ग्लोरीफाई नहीं करते, लेकिन उसे ट्रांसफॉर्मेटिव मानते हैं। अगर वो एक्नॉलेज करते हैं कि हेस्टर को पब्लिक सफरिंग उसे एम्पैथी और विजडम सिखाती है, तो वो सिस्टर ऑफ मर्सी भी बन जाती है। तो स्कारलेट ए जो है ये शेम से सेक्रीफाइस जो फिशियल लव है उसका सिंबल बन जाता है। डिम्सडेल का सीक्रेट सफरिंग यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट देता है, वो स्लो स्पिरिचुअल डेथ देता है यहाँ पे, लेकिन कन्फेशन के बाद उसका जो फाइनल सर्वेंट है जो सरमन देता है यहाँ पे आपका, जो वो फाइनल अपना सरमन सुना रहा होता है, प्रीच कर रहा होता है, वो क्लैरिटी और पावर से भरा होता है। तो डेथ जो है वो उसके लिए डिफीट नहीं, बल्कि पीसफुल क्लोजर है। और पर्ल का जो किस होता है वो उस रिडेम्पशन को वैलिडेट कर देता है। चिलिंगवर्थ यहाँ पे फेल हो जाता है क्योंकि वो सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ रिवेंज चूज करता है, इसलिए उसके लिए कोई रिडेम्पशन नहीं होता यहाँ पे आपका। ठीक है,
इसको रीड कर लोगे आप यहाँ पे। ये सारा पीडीएफ आपको आपके जो आपका कोर्स है उसके आपके पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा इसको यहाँ पे, तो ये आप ध्यान में रखना। आपका स्टाइल वगैरह में देखोगे तो सबसे पहले एलिगरी आ जाता है यहाँ पे। एलिगरी में इन्होंने आपका बता रखा है आपका जो मॉरल ट्रुथ को यहाँ पे कंक्रीट फॉर्म में दिखाया है इन्होंने यहाँ पे, और कंक्रीट इमेजेस दिखाई है उन्होंने। जैसे स्कारलेट लेटर में कोई भी चीज़ सिर्फ लिटरल नहीं है, हर एलिमेंट एक मॉरल आइडिया को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये मल्टी लेयर्ड यहाँ पे मास्टर सिंबल्स बताए गए हैं। ए जो है यहाँ पे, ए आपका अडल्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक शेम को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में जो उसका ए जो उसे एम्ब्रॉयडर किया जाता है गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ में, वो उसको सिग्नल देता है कि सिन के बीच भी वो ब्यूटी और डिग्निटी को पॉसिबल है यहाँ पे आपका, ठीक है। कम्युनिटी का जो लेटर ए है यहाँ पे, वो उसको एबल के तरह देखना शुरू करती है, क्योंकि हेस्टर अपनी चैरिटी और सर्विस के थ्रू अपनी रिस्पेक्ट अर्न करती है, ठीक है। और फाइनली वो लेटर आपका ए एंजल बन जाता है यहाँ पे आपका। ये सारे के सारे सिंबल्स है जो यहाँ पे आपके यूज किए गए हैं, इनको आप रीड कर लेंगे यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आप इसका टेक्निक का बात करेंगे तो नरेटिव आपका टेक्निक की तरह यहाँ पे इसको बताया गया है यहाँ पे आपका। और नरेटिव टेक्निक में आप जब आप बात करेंगे तो कैसे दिखाया है, ये ओमनीसेंट थर्ड पर्सन नरेटिव है और फ्रेम नरेटिव है, यानी जो आपका नरेटर है वो फ्रेम नरेटिव से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, कस्टम हाउस से आपका नरेटिव स्टार्ट कर रहा है, एक ऐसा सर्वे स्टार्ट कर रहा है, और ये डिस्टेंस क्रिएट करता है, स्टोरी हिस्ट्री भी लगती है और आपकी इमेजिनेशन भी, फिक्शन भी है और फैक्ट भी आपको मिल जाते हैं। ओमनीसेंट थर्ड पर्सन में है आपका, जहां हॉथॉर्न मल्टीपल माइंड्स के अंदर जाते हैं। तो हेस्टर का डिफाइंस, डिम्सडेल का गिल्ट, चिलिंगवर्थ का रेज, ये सब आपका साइकोलॉजिकल डेप्थ की वजह से एक नोवेल मॉडर्न साइकोलॉजिकल फिक्शन का प्रिकर्सर आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आप इसको रीड कर लो यहाँ पे इसको, ठीक है। अब आयरनी और इमेजरी का बात करोगे यहाँ पे आपका, तो आयरनी कैसे यूज की गई है यहाँ पे, हेस्टर को पब्लिकली शेम किया जाता है, बल्कि और डिम्सडेल को सीक्रेटली प्रेस किया जाता है यहाँ पे आपका। तो ड्रामेटिक आयरनी है यहाँ पे आपका। चिलिंगवर्थ पोजेज एज हीलर, और एक्चुअली वो क्या करता है, टॉर्मेंट करता है। इन रियलिटी हीलर की बजाय वो टॉर्चर कर रहा होता है यहाँ पे डिम्सडेल को। ए जो आपका शेम के लिए यहाँ पे मीन किया गया था स्टार्टिंग में अडल्ट्री के लिए, वो बाद में सिंबल बन जाता है उसका एबल या एंजल के लिए। तो ये इस तरह का यहाँ पे आपका आयरनी वगैरह सब यूज किया गया है, ठीक है। ये आप सारा आयरनी का मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको आप रीड कर लेना, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टाइल एंड टेक्निक का बात करोगे तो टोन और लैंग्वेज कैसी है, बहुत ही मॉरली कॉम्प्लेक्स है ना, और एम्बिगुअस है। हॉथॉर्न का सिंगल वर्डिक्ट नहीं दिया उन्होंने, बल्कि रोमांटिक सेंसिबिलिटी के थ्रू नेचर और इमोशंस को वैल्यू किया है। लेकिन डार्क रोमांटिसिज्म जो ह्यूमन गिल्ट और वीकनेस को फोरग्राउंड करती है, वो भी उन्होंने बताया है। बाइबलिकल लैंग्वेज यूज की है और प्योरिटन एल्यूजन्स यूज किए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। लैंग्वेज बहुत ऑर्नेट नहीं है, थोड़ी सी हाँ थोड़ी ऑर्नेट की गई है यहाँ पे, और मेटाफर रिच है ना, जो आपके धीरे धीरे पेश करते हैं, क्योंकि फोकस एक्शन पर नहीं बल्कि आपके इंट्रोस्पेक्शन पे है, थॉट्स पे है, ठीक है। तो इन पे दिया गया है यहाँ पे। ये आपका पूरा टोन को देख लोगे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके, इनको देख लोगे यहाँ पे, पूरे सीन के एग्जाम्पल्स हैं। मेजर कैरेक्टर्स का बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका कैरेक्टर आता है यहाँ पे, हेस्टर प्रिन आती है यहाँ पे। तो हेस्टर प्रिन जो है नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन हॉथॉर्न उसे कभी सिंपल फॉलन वुमेन के तरह नहीं दिखाया उन्होंने। तो व्हेन वी सी हेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो स्कैफोल्ड पर खड़ी होती है, शी इज पब्लिकली शेम्ड बट इंटरनली शी इज अनब्रोकन। तो हॉथॉर्न उसकी अपीयरेंस को डेलिबरेटली डिग्निफाई दिखाते हैं। शी इज टॉल, शी इज एलिगेंट, डार्क हेयर एंड गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड स्कारलेट लेटर ए यहाँ पे उसके लगा हुआ है। तो ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट बताता है कि सोसाइटी उसे नीचा देखना चाहती है, पर वो खुद को कम नहीं मानती यहाँ पे आके। शी स्टैंड्स टॉल, ठीक है। तो ये कैरेक्टर आर्क का यहाँ पे स्टार्टिंग में हेस्टर को डिफाइंड और पैशनेट बताया गया है। फिर मिडल में वो आइसोलेट होती है, लेकिन विक्टिम नहीं बनती वो आइसोलेशन में भी। एम्ब्रॉयडरी के थ्रू शी बिकम्स इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, जो 1640s प्योरिटन सोसाइटी में रेयर था। क्लाइमेक्स के अराउंड वो डिम्सडेल को गिल्ट और चिलिंगवर्थ के टॉर्चर से बचाने का प्लान करती है, और फॉरेस्ट सीन में वो स्कारलेट ए रिमूव करती है, जो इनर फ्रीडम का सिंबल है। अब एंड में वो वॉलंटरीली बॉस्टन वापस आती है, और वो सिस्टर ऑफ मर्सी बन जाती है, जो वुमेन को काउंसिल करती है। तो हेस्टर का जो की ट्रेट्स है वो है रेजिलियंस, वो है डिफाइंस, कंपैशन और ऑथेंटिसिटी, और वो चिलिंगवर्थ को माफ भी कर देती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताती है कि वो कितनी डिफाइंड कैरेक्टर थी और कितनी स्ट्रॉन्ग प्रोटोटाइप है आपका फेमिनिज्म के लिए, ठीक है। फिर आप बात करोगे यहाँ पे अपना पर्ल प्रिन को लेके, ठीक है। तो पर्ल प्रिन आपके हेस्टर की इलेजिटिमेट डॉटर है यहाँ पे,
हेस्टर और डिम्सडेल की, लेकिन नोवेल में वो सिर्फ चाइल्ड नहीं बल्कि सिंबल इनकारनेट है, और हॉथॉर्न उसे एल्फ चाइल्ड के रूप में यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं. शी इज ब्यूटीफुल, गोल्डन हेड, बट इम्पल्सिव एंड रूल ब्रेकिंग. शी इज ऑल्सो डिफाइंड, रूल ब्रेक करती है, फॉलो नहीं करती बस रैंडमली, जब बना दिया तो इसलिए फॉलो कर लिया. तो पर्ल स्कारलेट क्लोथ्स पहनती है जो मदर के इको विजुअल इको है. तो ये बताता है कि पर्ल लिविंग कॉन्शियंस है, और कॉन्सिक्वेंस है आपका सिन का. सोसाइटी को कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल करने वाली प्रेजेंस है. तो स्टार्टिंग में पर्ल डिसरप्टिव है, टाउन के रूल्स फॉलो नहीं करती. मिडल जब आपका ये स्टोरी चलता है, मिडल में उसका जो परसेप्टिव है, वो पावर, जो पावर है उसकी, वो और बढ़ती जाती है और ग्रो करती है, और वो डिम्सडेल का सीक्रेट को इंट्यूटिवली सेंस करती है. तो फॉरेस्ट ब्रुक सीन आपका यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल है. तो जब तक डिम्सडेल ओपनली अपनी पैटर्निटी एक्सेप्ट नहीं करता, पर्ल जो है यहाँ पे वो ब्रुक क्रॉस करने से मना कर देती है. तो सिंबॉलिकली ट्रुथ के बिना लेजिटिमेसी पॉसिबल नहीं है. एंड में पर्ल वेल्थ इनहेरिट करती है, यूरोप जाकर शादी करती है, और प्योरिटन सोसाइटी से परमानेंटली एस्केप कर जाती है. तो ये हॉथॉर्न का सजेशन है कि चिल्ड्रन ऑफ सिन भी रिडेम्पशन आपके पा सकते हैं अगर सोसाइटी का जजमेंट उन्हें डिफाइन ना करे. ठीक है, तो ये आप रीड कर लेंगे यहाँ पे पर्ल को लेके. ये रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल का बात करेंगे हम यहाँ पे. आपका जो ये कैरेक्टर है, तो डिम्सडेल नोबल के मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर है. पब्लिकली वो एक रेवरेंड मिनिस्टर है जो आपके स्पिरिचुअली एडमायर किए जाते हैं, और प्राइवेटली वो हेस्टर के लवर है और पर्ल के फादर है, जो सीक्रेट गिल्ड के साथ में रह जाते हैं, जी रहे होते हैं. फिजिकली वो पेल है, पतले दुबले से हैं, और उन्हें बीमार दिखाया गया है. अब ये इलनेस जो है ये मेडिकल नहीं, स्पिरिचुअल सिकनेस है उनका, क्योंकि उनके अंदर गिल्ट भरा हुआ है. शुरू में डिम्सडेल बहुत कावर्डली बुजदिल है, क्योंकि वो हेस्टर को अकेले सफर करने देते हैं स्कैफोल्ड पर. फिर मिडल में गिल्ट उन्हें सेल्फ टॉर्चर तक लेके चला जाता है ना, जहाँ पे उनको नींद नहीं आती, खाना पीना छोड़ देते हैं. अब चिलिंगवर्थ उसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है, और क्लाइमेक्स के पास में उनको होप, उनका जो है वो ब्रीफली वापस से जागता है जब वो अपना एस्केप प्लान बनाते हैं. लेकिन वो फाइनली ट्रुथ को डिले नहीं करते, और स्कैफोल्ड पर कन्फेशन उनकी मॉरल विक्ट्री को दिखाती है ना, चाहे फिजिकल डेथ उनके फॉलो करे यहाँ पे बाद में. तो डिम्सडेल का जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ए होता है यहाँ पे उनके चेस्ट पे जो उन्होंने लिखा होता है, वो हिडन गिल्ट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है. कन्फेशन के बाद उनकी डेथ डिफीट नहीं बल्कि पीसफुल रिलीज मानी गई है यहाँ पे आपका. ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पे आपका रॉजर चिलिंगवर्थ का आपका कैरेक्टर आता है, इसको आप रीड कर लेना यहाँ पे. अब रॉजर चिलिंगवर्थ का हम यहाँ पे बात करें, तो चिलिंगवर्थ हेस्टर का एस्ट्रेंज हस्बैंड है, जो वापस करता है एज अ डिस्गाइज, है ना. शुरू में इसको माना जाता है कि वो मर गया. तो इनिशियली ये फिजिशियन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो रिवेंज ऑब्सेस्ड फ्रेंड बन जाता है, एक फिगर बन जाता है. उसका बॉडी लैंग्वेज ही डिफॉर्म हो जाता है, हंस्ड ऐसे करके ना. तो ये डार्कंड है, जो इनर करप्शन को रिफ्लेक्ट करता है. अब उसका आर्क क्लियर है, अननोन लवर पर रिवेंज का उसने कसम खाई थी कि मुझे बदला लेना है. डिम्सडेल का फिजिशियन के जब वो बनता है यहाँ पे, है ना, तो वो एक सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल टॉर्चर उसको देता है, और फाइनली एक पर्पसलेस डेथ में वो उसको मतलब 1 साल के अंदर वो मर जाता है यहाँ पे, जब उसको कोई पर्पस वगैरह नहीं मिलता. तो चिलिंगवर्थ का जो सिन है ये अडल्ट्री से भी बड़ा है, क्योंकि वो डेलिबरेटली क्रूएलिटी चूज करता है यहाँ पे. हेस्टर उसे माफ करना चाहती है, लेकिन चिलिंगवर्थ माफी रिजेक्ट करता है. इस रिफ्यूजल को कॉस्ट उसकी ह्यूमैनिटी है. और डिम्सडेल का कन्फेशन के बाद जब रिवेंज का ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाता है, चिलिंगवर्थ भी जीने का रीजन खो देता है और वो मर जाता है. ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे आपके. इनको तो आप एक बार बस रीड कर लेना अगर आप चाहो तो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके ऊपर एमसीक्यूज कम ही आते हैं आपके. ये की कोड्स है जो आपको रीड करने हैं यहाँ पे आपके. ठीक है, इनको आप रीड कर लीजिएगा, एग्जाम में इनको लेके पूछे जाते हैं. यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं सारे की कोड्स वगैरह, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा. ये कौन सा की कोड रिडेम्पशन दिखा रहा है, कौन सा क्या दिखा रहा है इसे, तो ये आपको बस रीड करना है इसको एक बार. अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है आपके, जो आपको की पॉइंट्स है एग्जाम के आपके एमसीक्यूज के हिसाब से जो देखने हैं, जो पढ़ने हैं आपको, और वो ये है सबसे पहले कि ये कब पब्लिश हुआ था. 1850 में हुआ था. हॉथॉर्न ने इसको, हॉथॉर्न का ये आपका डिफाइनिंग वर्क कंसिडर किया जाता है यहाँ पे आपका. ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है. फिर दूसरा आ जाओ, इट वॉज रिटर्न आफ्टर कस्टम हाउस फायरिंग. जो 1849 में कस्टम हाउस फायरिंग एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में ये लिखा गया था यहाँ पे आपका. ठीक है, और इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू ट्रांसेंडेंटलिज्म, जो आपके बोलते थे कि नहीं हर जगह अच्छाई है, उसका रिस्पॉन्स था. इन्होंने बोला था कि ह्यूमन डार्कनेस भी रियल है यहाँ पे आपका. स्ट्रक्चर 24 चैप्टर्स का है यहाँ पे आपका. ये आपके इसके सेटिंग इसका ये
1640 टू 49 बॉस्टन पे बेस्ड ऑन है, स्ट्रिक्ट थियोक्रेसी पे बेस्ड ऑन है, यहाँ पे आपका पब्लिक शेमिंग रिचुअल्स है, वुमेन सब्जुगेटेड है, इन सबको बताया गया है। ठीक है, ये सब आप रीड कर लेंगे और सारा का सारा ये कंटेंट जो भी है सारा पीडीएफ में अवेलेबल है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया और आपने ये पीडीएफ रीड कर लिया, इट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। अब एक बार क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन को रीड करो यहाँ पे आपका, यहाँ पे द स्कारलेट लेटर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कब फर्स्ट पब्लिश किया गया था स्कारलेट लेटर को, यहाँ पे आपका कब पब्लिश किया था? सो इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1850 में इसको पब्लिश किया गया था। और ये इसको तुरंत पब्लिश के बाद में नैथानियल हॉथॉर्न को मेजर अमेरिकन राइटर की तरह कंसिडर किया गया। द नरेटर्स जॉब इन द कस्टम हाउस वॉज, वो एक सर्वेयर था, है ना, तो ये प्रीफेस है कस्टम हाउस, तो यहाँ पे सर्वेयर की तरह काम कर रहा था वो सेलम कस्टम हाउस में। यहाँ पे नेक्स्ट आओ, द स्कारलेट लेटर ए इनिशियली स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है इनिशियली? शुरुआत में तो अडल्ट्री के लिए स्टैंड करता है, फिर बाद में उसका ट्रांजिशन होता है जहाँ पे वो आपका एबल एंजल में कन्वर्ट करता है। हेस्टर्स हस्बैंड डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज, वो डॉक्टर बन के डिम्सडेल के पास में जाता है उसको टॉर्चर करने के लिए, ठीक है, उसका सीक्रेट रिवेंज लेने के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस यहाँ पे सारे के सारे आपके नैथानियल हॉथॉर्न के स्कारलेट लेटर को लेके, और पूरा आपका इसको कंप्लीट कर दिया है हमने आपके लेक्चर को। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टेलीग्राम पे या फिर कोई भी क्लास में। ठीक है, ये आपका स्कैनर है, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे ऐप डाउनलोड कर लेना। इसका पीडीएफ पेड कोर्सेज के पीडीएफ सेक्शन में ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये टेलीग्राम है, फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इस टेक्स्ट से लेके आपको कोई प्रॉब्लम है। और ये आपका यहाँ पे आपका दूसरा है, यहाँ पे आप देखिए ये आपका विद्वान.in मेरा वेबसाइट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपके जो भी मैराथन्स वगैरह कंडक्ट की जाती है उसके पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, इनको आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।